बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट्स ईटा टेस्ट प्रिपरेशन के पर्पज़ के लिए आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। इसमें आप लोगों के साथ इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के, साइंस के, जनरल नॉलेज के, इसके अलावा पेडागोजी के तमाम सब्जेक्ट्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इनके कंसेप्ट भी डिस्कस करने वाले हैं कि कोई इंग्लिश का क्वेश्चन या अगर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है आप लोगों ने उसको किस बेस पर और किस तरह से सॉल्व करना है। ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले एक वीडियो लेक्चर नंबर 1 अपलोड हो चुका है। आप लोग उसको इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ईटा टेस्ट प्रिपरेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है आज के वीडियो लेक्चर का। यू शुड रिवाइज योर लेसन वट शो सेंटेंस स्पेसिफिक कंडीशंस। इस सेंटेंस के अंदर कौन सी स्पेसिफिक कंडीशन शो हो रही है। सबसे पहले आप लोगों ने स्टेटमेंट जो है, अगर आप लोग स्टेटमेंट को मीन के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अगर आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं ना, इट मीन कि आप लोग 50% आप लोगों ने आंसर भी अपना सोल्व कर लिया। यहाँ पर देखें, यू शुड रिवाइज योर लेसन, यू शुड रिवाइज योर लेसन। अब यहाँ पर कौन सी स्पेसिफिक कंडीशन है। अब देखें, अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग अपना जो है वो लेसन है उसको रिवाइज करें, सो इसका मतलब है मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ। यहाँ पर पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है, मीन कि आप लोगों को नसीहत कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या कोई परमिशन लेने की बात हो रही है? नहीं, यहाँ पर कहीं आने जाने की बात नहीं हो रही, किसी से परमिशन नहीं ले रही, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो अगर इस तरह की कोई बात होती तो हम कहते हैं ये परमिशन मांग रहा है। या अगर हम कहते हैं कि किसी को ऑर्डर करते हैं कि हमें एक गिलास पानी दो, अभी के अभी मुझे एक गिलास पानी दो, तो ये क्या होता है, ये ऑर्डर होता। तो यहाँ पर क्या है, एडवाइस की हुई है, ठीक है, पीस ऑफ एडवाइस है, नसीहत की हुई है कि आप जो है क्या करें, अपना जो लेसन है उसको प्रिपेयर करें। ओके, उसके अलावा पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी किसी काम की, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आज बारिश होगी, हो सकता है आज बारिश हो या ना हो, तो ये पॉसिबिलिटी के अंदर आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो पीस ऑफ एडवाइस है आप लोगों को यहाँ पर जो है वो क्या कर रहा है, नसीहत कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पीस ऑफ एडवाइस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर इस चैनल वे ऑफ लर्निंग पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। डेली बेस पर हम यहाँ पर इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा मुफीद रहेंगे। ओके, हमारे व्हाट्सएप चैनल के आप लोगों को चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। इसके अलावा टीचर टेस्ट प्रिपरेशन के रिलेटेड एक ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें आप लोगों को वहाँ पर MCQs वगैरह पास पेपर भी इंशाल्लाह हम शेयर करते रहेंगे। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट हमसे टेस्ट की तैयारी करना चाह रहा हो तो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे विद गारंटेड इंशाल्लाह। जो वर्क मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे आपका पेपर उसी में से बन कर आएगा, ठीक है। 80 to 85% इंशाल्लाह वही सारे का सारा मटेरियल होगा जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जो वर्क हम आप लोगों को पेड सेशन के अंदर करवाएंगे, इसके लिए हम फ़ी भी लेते हैं। तमाम के तमाम सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे जस्ट वन टाइम फ़ी के अंदर, कंप्लीट टेस्ट प्रिपरेशन विद गारंटेड। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, इसमें आप लोगों को नोट्स भी मिलेंगे, इसमें आप लोगों को पास सॉल्व पेपर भी मिलेंगे, इसमें आप लोगों को PDF भी मिलेंगे, और आप लोगों का ऑनलाइन क्विज भी कंडक्ट किया जाएगा हर वीक या 10 दिन के बाद, ठीक है। और डेली बेस पर आप लोगों को प्रॉपर साथ असाइनमेंट वर्क भी दिया जाएगा, डेली का टास्क भी दिया जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स के भी हमने लेक्चर स्टार्ट करवाए हुए हैं, डेली बेस पर स्टूडेंट को जो हम समझाते हैं फिर उसी से रिलेटेड स्टूडेंट को मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देते हैं, ताकि स्टूडेंट खुद जो है वो प्रैक्टिस करें और वो चीज़ें उनके माइंड के अंदर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाए, उनको समझ आ जाए चीज़ की। ओके, बाकी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल दैट कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल आर कॉल्ड। सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का असल में काम ये होता है कि वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल कर रहा होता है सेल की। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस, जो सारी की सारी एक्टिविटी क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें, वर्ड कंसाइज मीन, कंसाइज का मतलब क्या है। कंसाइज का मतलब है ब्रीफ, ठीक है, किस चीज़ को ब्रीफ करना, समराइज करना। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रीफ। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, मक्का मुकरमा में ज़्यादातर गल्ला कहाँ से आता था। तो ये इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन आई थिंक क्लास फिफ्थ की आई थिंक उसमें इस्लामिक स्टडी में से लिया गया है। मक्का मुकरमा में ज़्यादातर गल्ला जो है वो यमामा से आता था। कहाँ से? यमामा, इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस है, ये भी इस्लामिक स्टडी का है। ओतास में कितने कैदी मुसलमानों के हाथ लगे। ओतास में जो है वो 6000 कैदी, कितने? 6000 कैदी मुसलमानों के हाथ लगे। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स डेका इज। प्रीफिक्स डेका की जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है? 10 पावर 9। 10 पावर 9 जो है ये प्रीफिक्स डेका की हमारे पास वैल्यू है। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, ऑडियोएबल फ्रीक्वेंसी फॉर डॉग रेंज बिटवीन। ऑडियोएबल, अच्छा अब यहाँ पर बात की ऑडियोएबल। ऑडियोएबल का मतलब ये है जो जो सुन सकता हो, किसके लिए? डॉग के लिए। डॉग के लिए जो फ्रीक्वेंसी, किस तरह की जो फ्रीक्वेंसी है, मीन के कितने हार्ट्स की जो फ्रीक्वेंसी है जो डॉग इजीली सुन सकता है, तो डॉग की जो रेंज है वो है 50 टू 460,000, ठीक है, 50 लेकर 46,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, 46,000 हर्ट्ज तक की जो आवाज़ है वो कुत्ता सुन सकता है। तो ये वाला पास पेपर के एमसीक्यूज़ है। और मैं भी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनके सुनने की जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन लाजमी आता है, क्वेश्चन लाजमी आता है। और अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जो है वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है, ठीक है। The audioable frequency range for human is 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है जी। जो इंसान है, इंसान की जो रेंज है ऑडियोएबल फ्रीक्वेंसी सुनने की, किसी भी आवाज़ को जो इंसान सुन सकता है, तो वो 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक हो सकती है। तो यहाँ पर ये एक चार्ट है, इसमें डिफरेंस एनिमल्स का लिखा हुआ है, क्योंकि ये पेपर में आ जाता है। सो आप लोग इसको अपने पास स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको रीड आउट कर लीजिएगा एक एक मरतबा, लाजमी है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसमें कुछ सम इम्पोर्टेंट बात करें, सबसे ज़्यादा सबसे जो लो ऑडियोएबल फ्रीक्वेंसी है वो तकरीबन आई थिंक 14 हर्ट्ज की है, ठीक है। 14 हर्ट्ज की जो है वो एलिफेंट जो है, हाथी, वो 14 हर्ट्ज की जो है वो ऑडियोएबल फ्रीक्वेंसी को भी सुन सकता है। इसके अलावा आई थिंक कहीं जगह, किसी जगह पर लिखा होता है जो व्हेल मच्छी है वो 1 हर्ट्ज की जो है वो उसको भी वॉइस को सुन सकती है, लेकिन किसी जगह पर लिखा हुआ वो 20 हर्ट्ज को, किसी जगह पर 70 का कह रहे हैं। लेकिन जो 14 है ये किसके लिए है? ये एलिफेंट के लिए है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है, पेपर के अंदर आ चुका है, ठीक है। इसकी जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 14 हर्ट्ज से 14 हर्ट्ज टू 12,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है ये एलिफेंट इसको क्या कर सकता है? सुन सकता है। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन फैक्टर फॉर 2 एंड 4। 2 और 4 के लिए आप लोगों ने कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, सॉरी 16 एंड 12 के लिए फाइंड आउट करने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 4, इसका आंसर हो जाएगा। अब किस तरह से हो जाएगा ये चीज़ हम समझते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं, आप लोगों के जो प्राइम फैक्टर आप लोगों ने समझना है, प्राइम फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, फैक्टराइजेशंस क्या होता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज टर्म्स आपको आनी चाहिए। इनमें से एक क्वेश्चन हर बार पेपर के अंदर रिपीट होता है, ठीक है। जब आप लोगों को पता होगा कॉमन फैक्टर क्या है तब आप लोग इसके लिए कॉमन फैक्टर निकाल पाएंगे, ओके। तो कॉमन फैक्टर निकालते हैं 12 और 16 के लिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, फैक्टर हमने यहाँ पर बनाए हैं, ये पहला फैक्टर जो हमने बनाए हैं ये है 12 के लिए। दूसरा जो हमने फैक्टर यहाँ पर बनाए हैं ये किसके लिए हैं? ये हैं 16 के लिए। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फैक्टर बनाए किस तरह से जाते हैं। जिस तरह ये आपको कैसे पता कि 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 12 है। सबसे पहले अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 12, अब 12 के लिए मुझे कोई कहता है कि आपने फैक्टर बनाने हैं, तो 12 के लिए फैक्टर इस तरह बनेंगे। मैं कहता हूँ को 12 को अगर एक को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फिर भी क्या आता है? 12 आता है, ठीक है। ये बात आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अब अगर दो को किसके साथ, फिर एक के बाद 2 आते हैं ना, आगे आगे जाने, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आता है। 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 12 आता है। उसके बाद अगर 3 के ऊपर जाएं, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 12 आएगा। उसके बाद अगर हम 4 के ऊपर आएँ, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें फिर भी 12 आता है। 5 के किसके साथ 5 के अगर मल्टीप्लाई करते नहीं आता। उसके बाद 5 के बाद 6 के ऊपर चले जाते हैं। 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें फिर भी 12 आता है। उसके बाद 7 पे भी नहीं आता, 8 पे भी नहीं आता, 9 पे नहीं आता, 10 पे नहीं आता, 11 पे नहीं आता, 12 के ऊपर फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका क्या आएगा? इसका फैक्टर बनेगा 12 मल्टीप्लाई बाई 1। सबसे पहले एक इसका पहला फैक्टर 1 है, फिर 2 है, फिर 3, फिर 4, फिर 6 और फिर 12। सो इसका ये क्या हुआ? ये इसके लिए फैक्टर बन गए। और सिमिलरली आपने जो 16 है 16 है इसके लिए आप लोगों ने फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। इसके लिए पहला फैक्टर 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है। जिस तरह हमने 12 के लिए बनाकर देखे, 1 बनता है, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6 और फिर 12। ये इस तरीके इसके लिए क्या बन रहे हैं? फैक्टर बन रहे हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है? कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन देते हैं कॉमन फैक्टर, या मोस्ट ऑफ द टाइम कहते हैं कि इसमें आप लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ये 3 तरह के क्वेश्चन सिर्फ एक इसमें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर कॉमन फैक्टर की बात करें, कॉमन फैक्टर का मतलब ये है ऐसा फैक्टर जो 12 के अंदर भी हो और जो 16 के अंदर भी हो, इसको हम कॉमन फैक्टर का नाम देंगे। अब कॉमन फैक्टर की अगर बात करें, पहले में देखते हैं 1 है, दूसरे में भी 1 है। सो इसका जो पहला कॉमन फैक्टर हुआ हमारे पास, वो हमारे पास क्या हो गया? 1 हमारे पास इसका कॉमन फैक्टर है, ओके।
दूसरे कॉमन फैक्टर की बात करें, दूसरा हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, दूसरा इसमें 2 आ रहा है तो इसमें भी 2 आ रहा है, सो इसका मतलब ये हुआ 2 भी इन दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर है। ओके, अब थर्ड वन की बात करें, थर्ड वन में इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, सो इसका जो तीसरा कॉमन फैक्टर है वो 4 है। अब आगे हम जानते हैं क्या, इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं है, इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है, ठीक है, इसमें 8 16 इसमें वो नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास कॉमन फैक्टर हुए वो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर कॉमन फैक्टर ये 3 हो गए, 1 2 4, ये तीनों के तीन क्या हैं, ये इसके लिए कॉमन फैक्टर हैं। क्या है, कॉमन फैक्टर हैं। अब बात टाइम इसमें 2 तरह के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। होपफुली कि आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा कि आप लोगों ने कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करना है। चाहे आपको 12 और 16 देते हैं, अब आप लोगों के लिए टास्क ये है कि आप लोग इसको सॉल्व करें। 2 एंड 4 के लिए आप लोगों ने क्या करना है, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। 2 एंड 4 के लिए कॉमन फैक्टर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आप सबके लिए टास्क है जो जो स्टूडेंट हमारी वीडियोस देख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले ये कॉमन फैक्टर की बात होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि इनमें से जो सबसे ज़्यादा हाई, जिसकी वैल्यू हाई है, वो वाला कॉमन फैक्टर कौन सा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4। क्या, ये हाईएस्ट HCF आप लोगों से पूछा जाएगा कि HCF इसका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसके लिए 4 है। ओके, अगर लोवेस्ट कॉमन फैक्टर की आप लोगों से पूछा जाए तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर आप लोगों के पास 1 आ जाएगा। ओके, इसको इस केस के अंदर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग 3 तरह की चीज़ें आप लोगों ने सीखी। एक, फर्स्ट नंबर के ऊपर आप लोगों ने सीखा कि कॉमन फैक्टर क्या चीज़ है। नंबर 1 के ऊपर आप लोगों को हमने ये डिस्कस किया आप लोगों के साथ कॉमन फैक्टर क्या चीज़ है। दूसरे नंबर के ऊपर आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या चीज़ है। थर्ड नंबर के ऊपर ये डिस्कस किया लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या चीज़ है। आई होप कि आपको ये तीनों की तीनों चीज़ें समझ आ चुकी होंगी और इंशाल्लाह आप लोगों का एक क्वेश्चन लाजमी इससे सॉल्व हो जाएगा। और फर्दर जो आप लोगों के लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करता हूँ वो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने प्राइम फैक्टर अपने पास लिख लें, प्राइम फैक्टर आप लोगों ने पढ़ना है। उसके अलावा आप लोगों ने कंपोजिट फैक्टर के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा आप लोगों ने कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा आप लोगों ने फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ना है। ये सारी की सारी टर्म्स, इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है हर बार, ठीक है। सो आप लोग इन सबको प्रिपेयर कर लें, इंशाल्लाह आपके पेपर के अंदर मैथमेटिक्स के इस पोर्शन में से जो क्वेश्चन आएगा आप लोग उसको सोल्व करने के लिए अहल होंगे इंशाल्लाह। सो इसका जो आंसर आया था वो 1 भी है सर, ठीक है। 1 2 एंड 4 जो हमने कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड आउट किया था, सॉरी कॉमन फैक्टर फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, स्नेल बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ एनिमल। स्नेल जो है वो एनिमल जो जानवर हैं उनके कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये मोलस्कस से जो है वो जाके मिलता है, ठीक है। जो स्नेल है, स्नेल का जो एनिमल का जो ग्रुप है वो मोलस्कस है। अगर मैं आपको बताऊं इसमें आप लोगों के जो है वो 9 कैटेगरीज हैं ना, जो इंपॉर्टेंस कैटेगरीज हैं जिनमें से अक्सर आप लोगों के क्वेश्चन बनता है। आप लोगों ने इनको डिटेल के साथ देख लेना है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन हर बार लाजमी आता है। किसी एक जानवर का नाम दे देते हैं, फिर वो पूछते हैं, जिस तरह जेली फिश, अब आप लोगों से कोई पूछ ले फॉर एग्जांपल जेली फिश का पूछ ले या आप लोगों से स्पंजेस का पूछ ले कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये जिस तरह देखें स्पॉन्जेस, ये आप लोगों के ये हैं, ठीक है। तो ये जो है वो पोरीफेरिया का जो आप लोगों का किंगडम है उससे बिलोंग करता है। अगर आप लोगों से कोई पूछ ले स्टार फिश, जो यहाँ पर देखें आप लोगों से जो ये पूछा हुआ था ना, ये स्नेल का, ये स्नेल है। स्नेल आप लोगों का जो है वो किससे बिलोंग करता है, वो मोलस्कस से जाकर मिलता है, मोलस्कस से बिलोंग करता है। इसके अलावा इसमें क्लैम्स है, इसके अलावा इसमें स्क्वाइड्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे इससे जाके मिलते हैं। अगर सी अर्चन की बात करें या हम स्टार फिश की बात करें, ये कहाँ से जाकर बिलोंग करते हैं, ये किनोडर्मेटा से जाकर मिलते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आप लोग इनको एक मरतबा लाजमी से पढ़ लें। आप लोग अपने पास लिखें, आप लोग AI के ऊपर भी लिखें, आप लोग गूगल के ऊपर लिखें या यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लें। मेन ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड देयर नेम, ठीक है। मेन ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड देयर नेम, आप लोगों को ये सारे के सारे जो ग्रुप हैं ये नज़र आ जाएंगे आप लोगों को। ओके, आप लोग इनको डिस्कस कर लीजिएगा। पहला आ जाएगा कोर डेटा। जो कोर डेटा वो कैसे कहा जाता है, जिसमें सारे के सारे जो एनिमल हैं विद बैक बोन, जिन सारे एनिमल के अंदर बैक बोन होती है उनको कोर डेटा कहा जाता है। उसके अलावा आर्थ्रोपोडा है हमारे पास, आर्थ्रोपोडा के अंदर ये सारे के सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं। उसके अलावा इसमें सारे क्रेस्टोसीन्स आ जाते हैं, अर्कनाइड्स इसमें सारे के सारे आ जाते हैं। फिर मोलस्कस है, मोलस्कस के अंदर स्नेल आ जाता है, स्लाइस आ जाती है, क्लेम्स आ जाता है, स्क्विड्स आ जाता है। उसके अलावा इकोडर्मेटा है, इकोडर्मेटा के अंदर स्टार फिश आ जाती है, सी अर्चन्स वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। उसके अलावा पोरीफेरिया है, पोरीफेरिया के अंदर आप लोगों के स्पंजेस आ जाते हैं। उसके अलावा स्नाइडेरिया है, स्नाइडेरिया के अंदर जेली फिश और कोरल्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आप लोग इनको एक मरतबा लाजमी से पढ़ लें और अपने पास आप लोग जो नोट्स बना रहे हैं उसमें भी इनको आप लोग लाजमी से मेंशन कर दें। इसमें फर्दर एक एक दो और भी एनिमल्स हो सकते हैं, आप लोग उनको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर इज, जो फूल होता है, फूल का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको क्या कहा जाता है, उसको स्टेमन कहा जाता है। ओके, अगर यहाँ पर डिटेल इन्फो की बात करें, यहाँ पर जो है वो फर्दर 3 टाइप्स के यहाँ पर चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर अहम रोल अदा कर रही होती हैं। पहली चीज़ की अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर स्टिग्मा से रिलेटेड आपका एमसीक्यूज आ जाता है कि स्टिग्मा का यहाँ पर क्या रोल है, या यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ ना रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, तो यहाँ पर इस तरह आप लोगों से पूछा जा सकता है पोलन ग्रेन के लिए जो है वो कौन सा पार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पोलन ग्रेन के लिए जो स्टिग्मा होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें स्टिग्मा की, द स्टिकली सरफेस दैट्स रिसीव पोलन ग्रेन, इसकी बिल्कुल जो है वो सरफेस किस तरह की होती है, स्टिकली सी इसकी सरफेस होती है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पोलन ग्रेन के लिए। किसके लिए, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, पोलन ग्रेन को रिसीव करता है ये। ओके, बाकी सेकंड नंबर के ऊपर बात करें, स्टाइल द नैरो ट्यूब दैट्स कनेक्ट द स्टिग्मा टू द ओवरी, यहाँ पर जो ये स्टाइल होता है इसका क्या काम होता है, इसका काम जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा को ओवरी के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, द नैरो ट्यूब दैट्स कनेक्ट द स्टिग्मा टू द ओवरी, ओवरी के साथ स्टिग्मा को कनेक्ट करता है। और थर्ड पार्ट जिसका ओवरी है, द बेस ऑफ द पेस्टिल्स दैट्स कंटेन ओवरीज, जो ओवरीज के जो क्या करते हैं, जिसके अंदर ओवरीज होती है और फर्टिलाइजेशन इसके अंदर होती है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इसके अंदर अकर्स हो रही होती है, किसके अंदर, ओवरी के अंदर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन तीनों के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर के अंदर, सो आप लोग इनको भी अपने पास नोट डाउन कर लें, या आप इनको भी आप लोग अपने माइंड के अंदर रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 10 composer type a book of 75 page on 5 days. In how many days the same composer would type a book of 45 पेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बड़े मज़े का क्वेश्चन है। बस आप लोगों अगर क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट को समझ जाए ना, क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं। जो आप लोगों के पास पेपर के अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चन मेंशन है, मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो मतलब समझ से बाहर हो, बिल्कुल ईजी। आप लोग अगर फर्स्ट जो है वो आप लोग नज़र के अंदर इसको देखें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। इसके लिए करना क्या, सबसे पहले स्टेटमेंट को देखें। स्टेटमेंट ये कह रही है कि 10 जो कंपोजर हैं वो 75 पेज ऑन ए डे, क्या कर 75 पेज ऑन ए डे, 10 कंपोजर जो है वो एक बुक के जो वो पेज कंपोज कर रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं कंपोजर टाइपिंग रेट, कंपोजर की जो टाइपिंग रेट है वो क्या है एक दिन की। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें ये चीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन मुझे याद हो चुका है। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कंपोजर की जो टाइपिंग रेट है। टाइपिंग रेट उसमें कह रहा है कि 75 पेज कर रहा है, कितने 75 पेजेस कर रहा है, कितने 75 पेज कर रहा है। तो 75 पेज कितने दिनों के अंदर कर रहा है, 5 डेज़ के अंदर, कितने दिनों के, 5 दिनों के अंदर 75 पेजेस वो क्या कर रहा है, कंपोज कर रहा है। मतलब हमने ये फाइंड आउट करना है एक दिन के अंदर कितने पेज करेगा, एक दिन के अंदर कितने पेज वो कंपोज करेगा। तो 75 को अगर हम 50 के साथ 5 के साथ 75 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 75, 15 बंदे, 15 पर 75, 15 को उसके साथ अगर डिवाइड करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 15 पेज। मतलब ये हुआ कि एक दिन के अंदर जो कितने पेज कंपोज करेगा, 15 पेज करेगा। तो 15 दिनों के अंदर 5 दिनों के अंदर 75 पेज कर पाएगा। ठीक है, मतलब एक दिन के अंदर कितने कर रहा है, 15 पेज कंपोज कर रहा है। तो 5 दिनों के अंदर कितने करेगा, 75 पेज कंपोज करेगा। एक दिन में 15, दूसरे दिन में 30, तीसरे दिन में 45, चौथे दिन में 60, पाँचवें दिन के अंदर 75। आई होप कि आपको यहाँ तक बात की समझ आ चुकी होगी कि एक दिन के अंदर वो कितने पेज कंपोज कर रहा है। तो एक दिन के अंदर वो 15 पेज कंपोज कर रहा है। यहाँ तक आपको बात की होप कि समझ आ चुकी होगी। अब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें ये पूछा हुआ है कि 45 पेज, कितने 45 पेजेस वो कितने दिनों के अंदर कंपोज करेगा। 45 को अब हमें ये पता चल गया है कि एक दिन में कितने कर रहा है, 15 कर रहा है। 45 को डिवाइड कर देंगे 15 के साथ, क्यों, एक दिन में 15 कर रहा है, 45 कितने दिनों में करेगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। अगर हम जिस तरह लमसम बात करते हैं, एक दिन में 15 कर रहा है, 2 दिन में 30, 3 दिन में क्या आ जाएगा 45। ये तो हमें पता चल गया 3 इसका आंसर आ चुका है, क्या 3। अगर 15 को डिवाइड करें 45 के ऊपर भी एक 15, 15 तो 15 दूनी 30, 15 3 45। तो यहाँ पर हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, आई होपफुल कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ चुकी होगी। अगर वो 15 पेज एक दिन में कंपोज कर रहा है तो 45 पेज कितने दिनों में करेगा। तो इसको हम 15, सिंपल इज दैट, 45 को हम 15 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर सिंपल भी हम अपनी लैंग्वेज के अंदर सिंपल अल्फाज के अंदर अगर हम कहें कि एक दिन में 15 पेज कंपोज कर रहा है, 45 कितने दिन लगेंगे, 2 दिनों में 30 लग जाएंगे और 45 जो है वो 3 दिनों के अंदर लग जाएंगे। ये होपफुल कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी कि आप लोगों के जो पेज कंपोज होंगे वो 3 दिन लग जाएंगे 45 पेज को कंपोज करते करते। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें
अप्रोक्सीमेट शेयर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, हवा के अंदर जो है वो ऑक्सीजन का जो है वो एयर के अंदर ऑक्सीजन की शेयरिंग कितनी है, तो एग्जैक्ट इसका जो है वो 20.95 है, इसको राउंड ऑफ करते हैं 21 इसका आंसर जो है वो पड़ा जाता है। ठीक है, 21% इसका शेयर है ऑक्सीजन का। बाकी नाइट्रोजन का जो है वो 78.08 है। बाकी ऑक्सीजन का यहाँ पर 20.95 है, इसको 21 ही रीड आउट करेंगे। बाकी आर्गान जो गैस है इसका 0.93 इसका जो है वो शेयर है ऑक्सीजन इसका, सॉरी, आर्गान का एयर के अंदर। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आई लव दिस कार, विच टाइप ऑफ सेंटेंस, आई लव दिस कार। ये यहाँ पर देखें साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी यूज़ किया हुआ, क्या यूज़ किया हुआ, ये मार्क, इस मार्क को क्या कहा जाता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, आई लव दिस कार, हमारे जो सडन फीलिंग्स होती हैं ना, सडन फीलिंग्स होती हैं, या हमारे हाथ से कोई चीज़ नीचे गिर जाए, वाओ वाओ या ओ, ये इस तरह की अगर हमारे मुंह से सडन आवाज़ निकले, सडन इमोशंस हो हमारे, तो उसको हम उस टाइम हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं, वाओ हुर्रा, या वाओ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान मैच जीत के, जैसे हम नहीं कहते वाओ, अगर हम वाओ लिखेंगे उसके आगे ये वाला साइन डालेंगे तो ये क्या हुआ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। सो इस तरह का जो सेंटेंस होगा वो किस तरह, वो क्या, उसको क्या कहेंगे, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे पास वो सेंटेंस होता है जो हम सडन फीलिंग के वक्त, इमोशंस के वक्त जो हमारे मुंह से निकलता है, यह हम उसको यूज़ करते हैं, और उसके आखिर में ये वाली सिंबल यूज़ होती है। यहाँ पर नीचे फर्दर डिटेल इन्फो के अंदर अगर हम आए, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करता है और फीलिंग या फीलिंग को एक्सप्लेन करता है, एंड टाइपिकली इन विद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी है, ये वाला साइन, ये वाला जिसके नीचे एक डॉट होगा, इसको हम क्या कहेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। जब भी इसको, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे जुमले के आगे ये यूज़ होता है, तो इस तरह के जो जुमला है इसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। ओके, तो इस तरह के जो सेंटेंस होगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। आई होपफुल कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। आप लोगों ने सेंटेंस की स्ट्रक्चर पढ़नी है, आप लोगों ने कंडीशन सेंटेंस पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़नी है, आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़नी है। इसके अलावा आप लोगों ने हर चीज़ इंग्लिश के अंदर प्रिपेयर करनी है, क्योंकि क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक इंग्लिश को, तमाम सारी की सारी इंग्लिश को जो है वो ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया होता है, हर चीज़ उसमें बयान की होती है। सो आप लोगों ने कोई भी पार्ट इंग्लिश का छोड़ना नहीं है। तकरीबन ये 36 to 37 कैटेगरीज आप लोगों की बन रही है इंग्लिश के अंदर, डिफरेंट टाइप्स की, तो आप लोगों ने सबको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ 3 feet to 16 inch एज द फ्रैक्शन इन सिंपल फॉर्म कैन बी रिटन एज। कह रहे हैं कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन की जो रेशो आ रही है वो क्या आ रही है, वो रेशो कुछ इस तरह की आ रही है। जो इसका करेक्ट आंसर बन रहा है 9/4 बन रहा है। किस तरह से बन रहा है अब हम इसको समझेंगे। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को जो है गौर से रीड आउट करेंगे, द रेशो ऑफ 3 feet, अगर देखें 3 feet and 16 inches, हमें इस बात का पता हो चुका है, या हम इन 16 इंचज़ को फिट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे या इन फुटों को हम इंचज़ के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर बनकर आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जो 3 feet है इसको हम इंचेस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 फुट के अंदर कितनी इंचेस होती हैं, 1 फुट के अंदर 12 इंचेस होती हैं। कितनी, 1 फुट के अंदर होती हैं 12 इंचेस होती हैं। जब 3 फुट है तो हम 3 फुट को 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएंगी, 36 इंचेस आ जाएंगी। कितनी, 36 इंचेस हमारे पास आ जाएंगी। सबसे पहली चीज़ हमें ये कन्फर्म होगी यहाँ से, ठीक है। 3 फुट है, 3 फुट इसके अंदर हमारे पास 36 इंच हैं। कितनी, 36 इंचेस हमारे पास हो चुकी हैं। 3 फुटों की 36 इंच हो चुकी हैं, और 16 इंच ऑलरेडी हमारे पास जो दूसरा उन लोगों ने बताया हुआ कि दूसरी इंचेस कितनी हैं, 16 दूसरी हैं। 36 पहली, 36 ये 3 फुट वाली बन गई हैं, 16 इंचेस दूसरी है। अब हम इसको पहले इसको डिवाइड कर 2 के साथ करें, पहले देखते हैं 2 के साथ, अगर 2 के साथ भी डिवाइड होता है फिर फर्दर भी ये डिवाइड होगा, बल्कि 4 के साथ उसको डिवाइड कर लेते हैं। कितने के साथ, 4 के साथ डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 4 चौके 16 और 9 चौके 36 ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, 36 तक़सीम 4 कर लेते हैं इसको में, इज़ इक्वल टू दूसरी हमारे पास, बल्कि इसको इक्वल नहीं होगा, ये इसके साथ डिवाइड होगा। 36 डिवाइडेड बाई 4, ये भी हमारे पास हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 4। ओके, जिस वक्त इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 चौका चौका, तो 9 चौके 36,
9 चौका 36, यहाँ पर 9 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1 चौका चौका 4 चौके 16, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4। आई होपफुल कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बस आप लोगों ने क्या करना है, जो फिट है फिटों को आप लोगों ने इंचेस के अंदर कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आप लोगों ने इन दोनों को 4 के ऊपर डिवाइड कर देना है। अगर 2 के ऊपर डिवाइड करते फिर फर्दर भी डिवाइड हो रहा था ना, 2 के ऊपर डिवाइड करते 16 दूनी 32, फिर इस 16 को फर्दर डिवाइड करते 8 दूनी 16, फिर इसको 4 दूनी 8। इस वजह से हमने डायरेक्ट 4 के साथ इसको डिवाइड किया है। ओके, तो हमारे पास करेक्ट जो आंसर आ गया वो 9/4 आ गया, 9/4 हमारे पास इसका इस तरह से आंसर आ चुका है। आई होपफुल कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ चुकी होगी। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द प्रोपोर्शंस, आप लोगों को जो प्रोपोर्शन दिए हुए है एक्स की जो रेशो 12 है, उसके बाद यहाँ पर सिमल्टेनियस यूज़ किया है, उसके बाद 3/4 है। आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ मुश्किल बात है ही नहीं है। जो प्रोपोर्शन है एक्स प्रोपोर्शन, सबसे पहले एक्स प्रोपोर्शन हमें दिए हुए 12, उसके बाद हमें 3 आई थिंक 4/3 था, ये 3/4 था, 3/4 था आई थिंक, 3/4 है, ठीक है, 3/4 है। अब आप लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। सबसे पहले अगर हम देखें इसको, हम ये प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिवाइड होता है, ठीक है। ये देखें अगर x/12 आ जाएगा और दूसरा ये प्रोपोर्शन है 3/4, इसको हम कर लेंगे, ठीक है। जो प्रोपोर्शन थी हमने रेशो थी उसको इस तरह कन्वर्ट कर लिया है। अब कन्वर्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह के जो जब भी क्वेश्चंस आएंगे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपल इज दैट, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें उसको, यहाँ से इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से इसको इसके साथ हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, यहाँ से ये 4x आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया जनाबे वाला, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी, यार 3 12, ये हमारे पास आ गया 36 इज इक्वल टू 36 हमारे पास आ गया, ठीक है। एक हमारे पास आ गया 4x, दूसरा हमारे पास आ गया 36, ठीक है। यार 33 दात ये 3, यार 33 12 ये 36, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4x आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 36 हमारे पास आ गया। ओके, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4x इज इक्वल टू 36। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखें 9 चौके 36, यहाँ पर इसको इस 4 हमने x फाइंड आउट करना है ना, क्या करना है, x फाइंड आउट करना है। x फाइंड आउट करने के लिए हमने इसको इधर भी 4 के साथ डिवाइड कर देते हैं ताकि इस 4 के अंदर से काम खत्म हो जाए और हमारे पास सिंपल जो है वो हमारी x की वैल्यू आ जाए। यहाँ पर भी इसको 4 के साथ हम डिवाइड कर देते हैं, ये 4 से के साथ कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच के पीछे x बच गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं 1 चौका चौका 9 चौके 36, 5 चौकी 20, 6 चौके 24, 7 चौके 28, 8 चौके 32, 9 चौक 36, ठीक है जी, 9 चौके 36। एक्स इज इक्वल टू एक्स की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है यहाँ पर वो हमारे पास क्या आ रही है, 9 आ रही है। एक्स इज इक्वल टू 9, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 9। सो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हुआ वो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 9 हुआ। आई होपफुल स्टूडेंट कि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं आपको समझ आ चुके होंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और देखें अगर आप लोग स्टेटमेंट को समझ जाते हैं तो आप लोग आधे क्वेश्चन को इट मीन्स समझ गए हैं। और आप लोग जो है वो क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक की सारी बुकों की जब तक तैयारी नहीं करेंगे तब तक आप लोगों का पेपर अच्छा नहीं हो सकता। आप लोग तैयारी किस तरह से करें, काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि हमने इसको जो है वो चैप्टर वाइज पढ़े या किस तरह से पढ़े। आप लोग कोशिश करें सबसे पहले तो उसके अंदर जो की पॉइंट हैं, की पॉइंट्स खासकर साइंस की किताब मैथमेटिक्स के अंदर जो उसके की पॉइंट है उनको भी प्रिपेयर करें। और देखें वो कहते हैं जितना गुड़ डालेंगे मीठा इतना ज़्यादा होगा। और बाकी जो चैप्टर्स हैं आप लोगों के, जैसे कोई चैप्टर स्टार्ट होता है, जैसे कोई मेन पैराग्राफ स्टार्ट होता है, मेन पैराग्राफ की पहली लाइन्स के ऊपर, पहली एक लाइन्स के ऊपर गौर करें। जो उसकी पहली स्टार्टिंग वाली लाइन्स होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि एमसीक्यूज उसमें से बन रहा होता है, ठीक है। जो स्टार्टिंग वाली लाइन्स सेंटर में से बनते हैं, लेकिन ज़्यादा जो मैं आप लोग पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, जैसे कोई बंदा किताब खोलता है, जो फर्स्ट पैराग्राफ सामने आता है उसमें से एमसीक्यूज उठा लिया, उसमें से एमसीक्यूज उठा लिया, ठीक है। इस तरह से भी पढ़ें। उनके जो एक्सरसाइज हैं, ठीक है, उनकी मैथमेटिक्स की सारी रिव्यू एक्सरसाइज को करें। जो चीज़ ना समझे आप लोग उसको सर्च करके एआई से सर्च करें, आप लोग यूट्यूब से सर्च करें, आपको समझ आ जाएगी। ओके। और इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट हमसे टेस्ट की तैयारी करना चाहते हो, हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पैटर्न कंप्लीट टेस्ट की तैयारी करवाएंगे इंशाल्लाह विद गारंटेड। इस बात की श्योरिटी होगी आप लोगों को जो वर्क मटेरियल प्रोवाइड करेंगे आपका पेपर उसी में से बनकर आएगा। फॉर सक्सेस योर एफर्ट्स मस्ट बी इन राइट डायरेक्शंस, ये बात मैं आप लोगों को कई बार कह चुका हूँ। बस अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कब से अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, किस डायरेक्शन के अंदर स्टार्ट करते हैं और किस वे के साथ आप लोग स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।